हाँ जी बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? मैं भी बच्चों से पूछ रहा हूँ, ये तो रिकॉर्डेड क्लास है। अच्छा, मुझे उम्मीद है बच्चों आपको आवाज़ आ रही होगी मेरी। एंड ये क्लास हमारी होगी फ्राइडे को। सही है, सैटरडे की क्लास तो मैं लाइव लेता हूँ, आपको पता ही है। फ्राइडे वाली जो ये क्लास है हमारी, ये उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल रही है। अब जो फ्राइडे वाली क्लास है हमारी पर्टिकुलरली, अब क्योंकि हमने 3 पोइट्री सीक्वेंस में स्टार्ट कर दी है, हमने 3 पोइट्री सीक्वेंस में स्टार्ट कर दी हैं और अब तक कोई चैप्टर हमने नहीं करा। सही है, और आप अभी तक सोच ही रहे होंगे कि हम चैप्टर कब स्टार्ट करेंगे, कब ये मामला जो है वो स्टार्ट होगा, कब जो है ये खत्म होगा, कि हमारे चैप्टर्स जो है वो बेसिकली स्टार्ट होंगे। अब चैप्टर्स की कहानी जो है या चैप्टर्स की बात जो है वो आज की क्लास में स्टार्ट हो रही है। सही है भाई, चैप्टर्स जो हैं वो आज से स्टार्ट हो रहे हैं। हम जो पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा पहला चैप्टर कौन सा है? 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटम। हमारा पहला चैप्टर जो है वो कौन सा है? 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटम। अब मेरे बच्चों, ये 20 मिनट्स में से चैप्टर हमारा स्टार्ट हो रहा है 20 मिनट्स से मिसेस ओकेंटम। और ये चैप्टर जो है ये है आप कह लें कि एक मेलोड्रामा है। ये चैप्टर हमारा क्या है? एक मेलोड्रामा है। ये चैप्टर कैसा है? एक मेलोड्रामा है। अब आपको मेलोड्रामा के बारे में क्या समझना है, क्या जानना है, ये बातें हम आज की क्लास में देखेंगे। और उसके बाद इस चैप्टर का एक बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो करके उसको स्टार्ट कर देंगे। सही है भाई। अब फर्स्ट ईयर में भी आपने एक मेलोड्रामा पढ़ा, फर्स्ट ईयर में भी आपने एक मेलोड्रामा पढ़ा है जिसका नाम कौन सा था? तो आपने अपना ड्रामा पढ़ा था द काउंट्स रिवेंज। द काउंट्स रिवेंज जो था वो हमारा ड्रामा ही था। सही है भाई, द काउंट्स रिवेंज हमारा ड्रामा सेक्शन से आता है। और द काउंट्स रिवेंज के बारे में आपको बातें तो याद ही होंगी कि क्या था और क्या नहीं था। अब जो स्टार्ट कर रहे हैं वो क्या है? 20 मिनट्स मिसेस ओकेंटम, जो कि फ्रैंक आर्थर ने लिखा है। बुक में इसका इंट्रोडक्शन मौजूद है, आप बुक्स अपनी साथ साथ रखिएगा, मैं आपको बताता जाऊंगा हुआ क्या था। सही है भाई, बहुत जरूरी है कि आप उसको समझ ले कि बैकग्राउंड क्या था इसका, क्योंकि वंस हमने बैकग्राउंड समझ लिया तो हमें ये चैप्टर आसान लगेगा। और अगर हम बैकग्राउंड नहीं समझ सके तो हमें ये चैप्टर बहुत मुश्किल लगेगा। सही है भाई, इतना मुश्किल कि आपने सोचा भी नहीं होगा उतना मुश्किल ही आपको लगेगा इन टर्म समझने के। अब और ये बात कि ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पेपर में इसका क्वेश्चन जो है वो लाजमी मौजूद होता है। अब मेलोड्रामा की डेफिनेशन लिख रहा हूँ, फटाफट कॉपी कर लीजिएगा। अ सेंसेशनल ड्रामेटिक piece with exaggerated characters and exciting events intended to appeal to the emotions। ये है इसकी लिटरेरी डेफिनेशन। ये क्या इसकी लिटरेरी डेफिनेशन है, जो कि आप सबको पता होनी चाहिए कि बेसिकली 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 मेलोड्रामा जो है वो क्या होता है कि एक सेंसेशनल ड्रामेटिक पीस होता है जिसके अंदर कैरेक्टर्स को एक्सैजरेट करके जो है वो बताया जाता है। एक्सैजरेट करना यानी कि और ज्यादा बात को तूल देना, परसुएड करना किसी चीज को और ज्यादा, वो कहते हैं ना उर्दू में नमक मसाला लगा के जो वो पेश करना, तो उसको एक्सैजरेट कहते हैं। और एक्साइटिंग इवेंट्स होते हैं जो कि लोगों को अपील करते हैं, अपील यानी कि अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, और उनके इमोशंस जो है उनको बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, एन्चांटिंग लगते हैं। सही है भाई, ये जो है मेलोड्रामा का डेफिनेशन होता है। अब मैं आपको स्ट्रक्चर समझाने, क्योंकि स्ट्रक्चर मैंने आज की क्लास में अगर आपको समझा दिया हो फुली, तो हम सैटरडे वाली जो क्लास है उसके अंदर हम डायरेक्ट अपने रीडिंग टेक्स्ट के ऊपर जो है वो आना स्टार्ट हो जाएंगे। याद रखिएगा सैटरडे की क्लास में बुक्स लाजमी होनी चाहिए आपके पास। सही है भाई, आपके पास बुक्स नहीं होंगी तो बड़ा मसला जो है वो हो जाएगा। अब मैं आपके सामने चीजें जो है वो लिखता जाऊंगा और साथ साथ जो है उसको समझते जाइएगा, क्योंकि ये एक फिक्शनल चैप्टर है, यानी कि इसके अंदर रियलिटी कुछ नहीं है, जस्ट रीडर्स को अपील करने के लिए और उनको जो है बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करने के लिए चैप्टर जो है वो बनाया गया। तो इसमें पहली बात जो आपके सामने आ रही है वो ये है कि एक इमेजिनरी लैंड है जिसका क्या नाम है? स्टेन और एक इमेजिनरी लैंड है, इमेजिनरी प्लेस है। सही है भाई,
जिस जगह पे ये वाकयात करते हुए हमें दिखाया है, ये जिस जगह पे इसकी प्लॉटिंग पूरी शूट हुई है, वो उस जगह का नाम क्या है? स्टेनथॉर्प। अब ये स्टेनथॉर्प इमेजिनरी जगह कहीं एग्जिस्ट नहीं करती, जस्ट उसने इस रीडिंग के लिए जो है वो इसको बनाया है। सही है भाई। फिर आपके पास है, आप जब बुक खोलेंगे, बुक खोलोगे तो बुक में आपके पास देखो, पहले मैं इंट्रोडक्शन साथ साथ रीड कर देता हूँ ताकि आप एमसीक्यूज जो है वो मार्क कर लो। सही है भाई। कह रहे फ्रैंक आर्थर जो कि एक सिविल सर्वेंट था, ये एक एमसीक्यू है। फ्रैंक आर्थर जो कि एक सिविल सर्वेंट था, पहले एमसीक्यू क्या आ गया? सिविल सर्वेंट। सिविल सर्वेंट किसको कहते हैं? गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो होते हैं। उसके अलावा नॉवेलिस्ट थे एंड प्लेराइट थे। ही वाज बोर्न इन लंदन इन 1902। सही है भाई। मैंने ऊपर 1908 लिखा था, वेरी सॉरी, ये टाइपिंग एरर हो गया। ही वाज बोर्न इन, अच्छा जी, कह रहे हैं he was born in 1902। फिर उसमें लिखा है his first publication was Who Killed Netamol, later published by Penguin Books as the Sava Harbour Mystery। His play includes Times the Thief, She Would Not Dance, 20 Minutes in Mrs. O'Kentuck। Is an effective little piece of melodrama notable for its skillful manipulation of suspense। Manipulation of suspense। अब यहाँ पर जो है, अगर आप बिल्कुल लास्ट लाइन देखो बेटा, आपको इंट्रोडक्शन जो आप, अगर आप इसका इंट्रोडक्शन लिखोगे ना पेपर में क्वेश्चंस के साथ, तो इंट्रोडक्शन के अंदर एक बात आपको लाजमी मेंशन करनी है, वो है, देखो मार्क करना स्टार्ट कर दो, जो इंट्रोडक्शन आपके उसमें होना चाहिए आंसर में। फर्स्ट लाइन के अंदर देखो फ्रैंक आर्थर से स्टार्ट और प्ले राइट के ऊपर खत्म है, यानी कि फ्रैंक आर्थर सिविल सर्वेंट, नॉवेलिस्ट एंड प्ले राइट। यानी कि अगर आप इसको सेंटेंस की स्ट्रक्चर में लेकर आओगे तो ये क्या हो जाएगा? फ्रैंक आर्थर वाज अ सिविल सर्वेंट, नॉवेलिस्ट एंड प्ले राइट। सही है भाई। फिर उसके बाद फोर्थ लाइन में आओ तो आपको दिखेगा 20 मिनट्स मिसेस ऑफ लिखा हुआ है। वहां से इंट्रोडक्शन हमारा दोबारा कैरी फॉरवर्ड होगा। सही है भाई, वहां से इंट्रोडक्शन चलेगा एंड वो खत्म हो रहा है, नीचे आओगे तो सस्पेंस के ऊपर। वहां से इंट्रोडक्शन जो स्टार्ट हो रहा है वो खत्म का हो रहा है, नीचे आके सस्पेंस के ऊपर खत्म है। सही है भाई। अब कितने पॉइंट्स हो गए आपके इंट्रोडक्शन के? इंट्रोडक्शन के कितने पॉइंट्स हो गए? 2 पॉइंट्स हो गए। इंट्रोडक्शन के 2 पॉइंट्स हो गए और इंट्रोडक्शन के दोनों पॉइंट्स के अंदर जो है वो एमसीक्यूज है। इंट्रोडक्शन के दोनों पॉइंट्स के अंदर एमसीक्यूज है। पहली लाइन के अंदर अगर आप एमसीक्यू मार्क करोगे तो वो कौन सा है? सिविल सर्वेंट। पहले सेंटेंस के अंदर आप अगर एमसीक्यू मार्क करोगे तो वो क्या है? सिविल सर्वेंट। दूसरा सेंटेंस जो नीचे मार्क करवाया, जब उसके अंदर आओगे तो उसकी सेकंड लाइन के अंदर पहला एमसीक्यू बनाओगे, मेलोड्रामा को अंडरलाइन करोगे। दूसरा एमसीक्यू मेरे बच्चे कौन सा बनाओगे? मेलोड्रामा का बनाओगे। मेलोड्रामा को अंडरलाइन कर लो, यानी कि मेलोड्रामा जो है वो गायब हो सकता है ना, आपको इंसर्ट करने को जो है वो दिया जा सकता है। मेलोड्रामा के बाद आगे एक और अंडरलाइन करो, वो है मैनिपुलेशन को भी अंडरलाइन करो और सस्पेंस को भी अंडरलाइन करो। मैनिपुलेशन को भी अंडरलाइन करो, सस्पेंस को भी अंडरलाइन करो। कर दिया? अच्छा जी। अब जरा देखें आपके पास क्या हो गया कि 20 मिनट्स मिसेस ओकेंटक जो है वो एक छोटा सा मेलोड्रामा की फॉर्म में जो है वो बनाया गया। इतना ज्यादा फेमस क्यों है, ये इतना ज्यादा उसको रिगार्ड क्यों दिया गया है, यानी कि आपके कोर्स में क्यों मेंशन करा गया है? क्योंकि वो एक स्किलफुल चैप्टर है, यानी कि आपको दिखाया जाएगा कि मैनिपुलेशन किस तरीके से करी जाती है। मैनिपुलेशन कहते हैं बातों को घुमाना फिराना, बात को घुमाना फिराना या घुमा फिरा के पेश करना, वो मैनिपुलेशन कहते हैं। फॉर इंस्टेंस किसी को हम बेवकूफ बना देते तो वो कहते हैं हमने मैनिपुलेट कर दिया उसको। सही है। इसके अंदर मैनिपुलेट किस चीज को करके दिखाया है? सस्पेंस को। आप देखेंगे सस्पेंस को किस तरीके से ओवर एंड ओवर जो है वो घुमा फिरा के दिखाया गया। दैट इज व्हाई ये चैप्टर जो है वो बहुत सिग्निफिकेंट चैप्टर हो जाता है। सही है भाई। अब उसके नीचे जब आप मेरे बच्चे देखोगे तो आपको नजर आ रहे होंगे कैरेक्टर्स। उसके नीचे जब आप देखोगे तो आपको नजर आ रहे होंगे कैरेक्टर्स। अब कैरेक्टर्स में जब आप देखोगे लिखा हुआ है शी, आपके पास है कैरेक्टर्स। कैरेक्टर्स में आपके पास लिखा हुआ है शी। शी कौन है भाई? कैरेक्टर्स में आपके पास क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले शी। शी कौन है भाई? शी कौन है इधर? शी का पूरा नाम है मिसेस जूडी ओकेंटप। मिसेस जूडी ओकेंटप। सही है भाई। फिर उसके बाद नीचे लिखा हुआ है द पोर्टर। अगला कैरेक्टर किसका लिखा हुआ है? द पोर्टर का कैरेक्टर लिखा हुआ है। अब द पोर्टर का कैरेक्टर
द पोर्टर का कैरेक्टर कैसे, अब क्योंकि उसी के नीचे एक कनेक्शन दिखा रहा हूं मैं आपको, उसी के नीचे कनेक्शन कैसे दिखा रहा हूं कि अगर आप नीचे वाली लाइन में देखो तो लिखा हुआ है सीन। सीन कहाँ पे शूट करा गया? रेलवे वेटिंग रूम। सीन कहाँ शूट करा गया है? रेलवे वेटिंग रूम में सीन शूट करा गया है। जब भी रेलवे वेटिंग रूम का सीन है, यानी कि रेलवे स्टेशन पे जो वेटिंग रूम्स होते हैं उसका सीन है, सही है। और उसी के नीचे कौन है? उस रेलवे स्टेशन का सीन है, तो रेलवे स्टेशन पे पोर्टर होते हैं। पोर्टर कहते हैं कुली को। कभी अगर आप स्टेशन पे गए हो तो जो आपका लगेज कैरी करता है या जो आपका सामान उठा के लेकर आपके साथ जाता है उसको पोर्टर कहते हैं। जरूरी नहीं है पोर्टर सिर्फ कुली पे वहीं पे पाया जाए स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे भी लगेज कैरी करने वाले हमारे लोग होते हैं। हम अक्सर बाजार में जाती हैं लेडीज, तो वो अक्सर वो बच्चे होते हैं जो शॉपर उनके उठा लेते हैं और उनको पैसे जो है वो इन रिटर्न जो है वो पैसे दे देती हैं, तो वो भी पोर्टर ही है। जो भी हमारे लिए हमारा लगेज कैरी करे, हमारा सामान कैरी करे, वो पोर्टर होता है, सही है। तो इधर पोर्टर है। अब पोर्टर के आगे एक एमसीक्यू आता है जो अभी बुक में नहीं लिखा हुआ या आगे आके आएगा, लेकिन मैं अभी बताता हूँ। पोर्टर के आगे आएगा, पोर्टर का नाम वगैरह कुछ नहीं दिया हुआ। पोर्टर्स कैरेक्टर वॉज ह्यूमरस। पोर्टर का कैरेक्टर कैसा था? ह्यूमरस था। अब आप कहेंगे ये ह्यूमरस का मतलब क्या होता है? बहुत सारे बच्चों को पता होगा कि ह्यूमरस का मतलब होता है मजाहिया, कॉमेडी। ह्यूमरस का मीनिंग क्या होता है? मजाहिया, सही है। इधर तो ये बात होगी स्टार्ट में। पोर्टर का कैरेक्टर कैसा है? पूरे प्ले के अंदर आप देखेंगे कि पोर्टर जब भी आए वो मजाक करता हुआ जो है वो नजर आएगा। तो जब भी उसका कैरेक्टर कैसा है? ह्यूमरस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको याद रखना। ओके, अब मेरे बच्चों नीचे आप अगला कैरेक्टर देखोगे तो अगला कैरेक्टर है आपके पास ही का। अब आप कहेंगे ये ही कौन है और ये ही शी करके क्यों कैरेक्टर्स को जो है वो नाम दिया गया है? ही शी करके क्यों कैरेक्टर्स को जो है वो नाम दिया गया है? तो इसकी भी वजह है भाई। क्योंकि नाम तो नहीं दिया गया, लेकिन आगे चल के आपको ये जरूर बताया जाएगा, अभी थोड़ी देर के अंदर आपको पता चल जाएगा कि ये ही कौन है और ये क्या चाहता है, ये क्या करना चाहता है, सही है भाई। सीन कहाँ पे शूट करा गया है, यानी कि ये जो 20-25 मिनट की कहानी जो बताई जाएगी आपके सामने, ये कहाँ पे है? रेलवे वेटिंग रूम पे। यानी कि रेलवे स्टेशन पे जो वेटिंग रूम्स बने होते हैं, यानी कि अगर पैसेंजर्स की ट्रेन लेट आ रही है, लेट हो गई है या कुछ और मसला है, कोई और टेक्निकल एरर है, तो वो वेटिंग रूम के अंदर जो है वो पैसेंजर्स को वेट जो है वो करवा दिया जाता है, सही है। और उसी के नीचे टाइम देखो तो स्टॉर्मी विंटर्स इवनिंग, यानी कि सर्दियां और तेज तूफान, यानी कि बारिश और हवा तेज, सर्दियां और तेज तूफान वाला एक शाम का जो है वो टाइम पीरियड सेट करा गया जब ये आपका प्ले जो है वो बनाया गया है, सही है भाई। अब बहुत सारे बच्चों को पता है कि इंग्लिश के अंदर जो बच्चे फर्स्ट ईयर मुझसे पढ़कर आए हैं उनको पता है कि मैंने आपको काउंट्स रिवेंज भी ऐसे ही पढ़ाया था कि पहले मैंने सिर्फ मोंटी क्रिस्टो की कहानी बताई थी, यानी कि द काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो की मैंने आपको कहानी बताई थी कि बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि अगर आप काउंट ऑफ मोंटी क्रिस्टो नहीं पढ़ते, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स को खुद नहीं पता होता तो वो बताते भी नहीं है, सही है। तो मैं आपको ये बात बताता हूँ क्योंकि मैंने मोंटी क्रिस्टो के ऊपर भी स्टडी करी हुई थी पढ़ाने से पहले, सही है। तो ये बड़ा जरूरी है कि बच्चों को सही इन्फॉर्मेशन जो है वो डिलीवर करी जाए और सही तरीके से करी जाए। मैं अगर आपको डायरेक्ट काउंट्स रिवेंज पढ़ा देता तो आपको कुछ समझ नहीं आता, लेकिन मोंटी क्रिस्टो का बैकग्राउंड दिखाकर मैं आपको काउंट्स रिवेंज पढ़ा रहा था ताकि आपको एक पूरा कॉन्टेक्स्ट समझ आए कि व्हाई, हाउ, व्हेन, सही है। ये सारे डब्ल्यूज हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे, एज टू व्हाई, एज टू हाउ, कैसे सब कुछ एंड क्यों ये सब कुछ हुआ, सही है मेरे बच्चों। अब बच्चों क्योंकि मैं आपको बैकग्राउंड बताना बड़ा जरूरी समझता हूँ, तो अभी आप लोग बुक को कर दें एक साइड पे रख के क्लोज कर दें। बुक का काम जिंदगानी से आपकी हो गया है खत्म, बुक का काम आपकी जिंदगी से हो गया खत्म। अभी बुक का काम आपकी जिंदगी में अभी की क्लास में नहीं है, कल होगा, अभी नहीं है, सही है। अब बुक के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि मैंने बुक आपको बंद करवा दी, इसका क्या मतलब है? मुझे बैकग्राउंड समझाना है। समझ लो 1 से लेकर 10 तक पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के,
सही है। यानी कि पूरे जो ये ओकेंटम की कहानी है ना 1 से 10 तक है। आपकी कहानी स्टार्ट होती है 0.5 से, 5 से स्टार्ट होती है, 10 पे खत्म होती है चैप्टर में। 1 से 5 तक बैकग्राउंड जो है वो कुछ बताया ही नहीं है। यानी कि एक अच्छी खासा पोर्शन है जो बैकग्राउंड में इंसिडेंट हुआ, उसकी बेसिस के ऊपर ये चैप्टर लिखा गया, उसकी बेसिस के ऊपर ये चैप्टर बना। तो भाई वो बेसिस क्या थी ये नहीं बताया जाता, डायरेक्ट जो है वो आगे ले आया जाता है, डायरेक्ट जो है वो जंप लगा के चीजों के ऊपर जो है वो बता दिया जाता है। तो मैं इस चीज को पर्सनली प्रेफर नहीं करता, और मैं जो वो बताने का कायल हूँ आपको, तो मैं अभी बैकग्राउंड जब भी समझाने लगा हूँ ताकि हम बैकग्राउंड समझ लें और काम जो है वो हमारा आसान आसान हो जाए। सही है मेरे बच्चे लोग। अब क्योंकि आगे स्टार्ट कर रहे हैं चीजें, तो एक बहुत जरूरी चीज है, क्योंकि हम आगे स्टार्ट कर रहे हैं चीजें, तो एक बहुत जरूरी चीज है, और वो ये है कि आप देखें इस चीज को कि ये चैप्टर का मॉरल क्या है। सही है। इस चैप्टर का मॉरल क्या है? 20 मिनट से मिसेस ओकेंटम इज द स्टोरी ऑफ रिवेंज एंड वेंजेंस। अब आप कहेंगे ये रिवेंज क्या होता है सर, ये वेंजेंस क्या होता है? तो मैं अब जरा आपको चीजें समझाऊं। ये स्टोरी किस चीज की है? रिवेंज और वेंजेंस के ऊपर। रिवेंज कहते हैं बदला, रिवेंज किसको कहते हैं? बदला। और वेंजेंस क्या होती है? इंतकाम। बदला एंड इंतकाम की ये स्टोरी जो है वो आपके सामने मौजूद है, जो हमने अभी देखनी है। तो भाई क्या ऐसे मामला हो गए जिंदगी में कि बदला और इंतकाम लेने की नौबत जो है वो आ गई? ऐसा क्या हो गया कि बदला और इंतकाम लेने की पॉइंट पे जो है वो हम आके खड़े हो गए, बदला इंतकाम जो है वो लिया जाएगा? सही है भाई। तो ये बड़ा जरूरी है आपके जानने के, ये कैसे और क्या कब क्यों कैसे हुआ। सही है भाई। अब मैं आपको बैकग्राउंड समझाने लगा हूँ। सही है भाई। तो क्योंकि अभी चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ, बैकग्राउंड में क्या हुआ था वो बताता हूँ। हमने जगह देख ली कौन सी? स्टेन थॉर्प। स्टेन थॉर्प हमारी क्या है? वो इमेजिनरी जगह है। स्टेन थॉर्प जो है वो इमेजिनरी जगह है जहाँ पे फैमिलीज रहती हैं कुछ। कौन? पहली फैमिली मिसेस मिस्टर एंड मिसेस ओकेंटम। मिस्टर एंड मिसेस ओकेंटम की फैमिली। सही है भाई। मिस्टर एंड मिसेस ओकेंटम जो है वो एक वेल्दी एंड रिच फैमिली है। सही है भाई। मिसेस ओकेंटम जो है, मिस्टर ओकेंटम एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, तो मिसेस ओकेंटम जो है वो एक पैसे वाली औरत है। सही। मिस्टर ओकेंटम के बारे में हमें कुछ नहीं पता, एक बात भी नहीं बताई गई हमें, बस इतना पता है कि वो एक वेल्दी बिजनेसमैन है। तो मिसेस ओकेंटम इज अ वाइफ वो वाइफ है किसकी? एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की। सही है भाई। अब मिसेस ओकेंटम के कैरेक्टर के बारे में थोड़ी सी चीजें आपको जाननी पड़ेंगी कि मिसेस ओकेंटम का कैरेक्टर कैसा था। मिसेस ओकेंटम थी एक ड्रंकर्ड। अब आप ड्रंकर्ड समझ सुनते साथ समझ गए होंगे कि मैं किस तरीके के शख्स की बात कर रहा हूँ। ड्रंकर्ड कहते हैं एक शराबी कबाबी शख्स को, यानी कि एक ऐसा शख्स, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, इसका मैटर नहीं करता, एक ऐसी शख्स या एक ऐसा ऐसा शख्स जो कि कॉकटेल बहुत ज्यादा इंटेक रखता है, यानी कि ड्रिंक करता है, विस्की वाइन जो भी वो पीता है उसकी बेसिस के ऊपर वो ड्रंक रहता है। सही है भाई। क्योंकि वो एक रिच वुमन थी, तो ड्रंकट के साथ साथ शी फ्रीक्वेंटली अटेंड्स
कॉकटेल पार्टीज, सही है भाई, क्योंकि वो एक ड्रंक औरत थी, क्योंकि वो एक क्योंकि वो एक ड्रंक औरत थी, तो क्योंकि वो कॉकटेल पार्टीज अटेंड करती थी इसलिए वो बहुत ज्यादा ड्रंक रहती थी, यानी कि अक्सर शराब के नशे में धुत होना, अक्सर शराब के नशे में रहना, इस तरीके की उसकी जिंदगी थी, सही है भाई। वेयर एज दूसरी फैमिली, वेयर एज दूसरी फैमिली जो है उसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया, यानी कि नाम वगैरह हमारे पास कुछ नहीं पता। अब यहाँ से स्टोरी स्टार्ट होती है और वो ये कि मिसेस ओकेंटम, क्योंकि वो कॉकटेल पार्टीज बहुत ज्यादा अटेंड करती थी, तो वो एक दिन होती हैं एक कॉकटेल पार्टी में मौजूद, चाहिए, वो एक दिन एक कॉकटेल पार्टी में मौजूद होती है, वहां पे उन्हीं की तरह एक दोस्त उनका, जिसको चैप्टर में बोला गया है रॉटन फ्रेंड। रॉटन का मतलब ऐसे तो होता है गला हुआ सड़ा हुआ, लेकिन बताने का मकसद क्या, रॉटन फ्रेंड क्यों बोला गया, उसी की तरह बुरा कैरेक्टर, यानी कि वो भी एक ड्रंकर्ड था। वो उसका दोस्त जो है वो उससे एक बेट लगाता है, क्या लगती है, बेट कितने के लिए, बेट फॉर 5 पाउंड। हमें एक बात तो पता चल गई कि ये पैसे वाले लोग थे, हमें एक बात पता चल गई कि ये पैसे वाले लोग थे, इनके लिए ये चीज मैटर नहीं करती, कौन सी चीज मैटर नहीं करती, ये पैसे, यानी कि 5 पाउंड दोनों के लिए मैटर नहीं करते, यानी कि खासतौर पर मिसेज ओकेंटम के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करते, सही है 5 पाउंड। लेकिन क्योंकि मिसेज ओकेंटम एक ईगोइस्टिक वुमन थी, और जरूरी क्या था उसके लिए कि उसने अपने आप को मनवाना था एक तरीके से, कि मैं जो हूँ ये काम कर सकती हूँ और मुझे कोई रोक नहीं सकता, इस तरीके का सिनेरियो है, मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ, मुझे कोई रोक नहीं सकता, इस तरीके की सिनेरियो के अंदर वो उसकी शर्त जो है वो एक्सेप्ट कर लेती है, सही है भाई। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये शर्त कैसी है या इसके अंदर क्या है क्या नहीं। अभी अगर आप लाइव क्लास में बैठे होते तो मैं आपको स्ट्रक्चर बनाकर समझा देता, लेकिन अब आप जरा देखें सामने, आपको सामने देखना और मैं आपको कुछ चीजें समझा। शर्त थी कि उसको ड्राइव करके जाना है, ड्राइव फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, ड्राइव करके कहां से जाना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है इन इन 15 मिनट्स, सही है भाई। शर्त क्या लगी कि तुम इस जगह से उस जगह तक अगर 15 मिनट में पहुंच गई, तुम अगर इस जगह से उस जगह तक 15 मिनट में पहुंच गई एनी हाउ करते हुए, तो तुम शर्त जीत जाओगी। बट अगर तुम ये पूरा नहीं कर पाई, सही है भाई, उसने उसको एक तरीके से चैलेंज करा, एक तरीके से कि तुम ये किसी भी सूरत में पूरा नहीं कर सकोगी, आई नो फॉर श्योर दैट यू वुडंट बी एबल टू डू सो। बट क्योंकि वो एक इगोइस्टिक वुमन थी, चालाक औरत और अनापसंद औरत, तो वो उसने क्या कहा, ऐसे कैसे नहीं करूंगी, मैं तो ये बात करके दिखाऊंगी। जबकि हमें चैप्टर के आगे बताया गया कि रीजनेबल टाइम जो पॉइंट ए से पॉइंट बी का था, रीजनेबल टाइम जो पॉइंट ए जो ए टू बी था, जो रीजनेबल टाइम ए टू बी था वो कितना था, 30 मिनट्स। चैप्टर में आगे ही बताया गया है कि 30 मिनट लगते, अगर कोई तरीके से ड्राइव करता हुआ जाता ना तो उसको करीब करीब 30 मिनट लगते वहां पहुंचने में। जबकि मिसेस ओकेंटम ने कितने टाइम में एग्री कर दिया करने को, आधे घंटे से भी कम, मतलब उसका भी 50%, सही है। उसने क्या कहा कि मैं 15 मिनट में ये रोड जो है वो क्लियर करके दिखा दूंगी और कोई मसला जो है वो नहीं होगा, समझ आ रही है ये बात। अब अब जो है वो मैं आपको ये बन जाएगा, मैं देखता हूँ एक शेप बनाने की कोशिश।
एक मिनट दें जरा, मैं एक शेप ढूंढ रहा हूँ, अगर वो मिल गई। अब ये एग्जैक्टली तो वैसे नहीं होगा मेरे बच्चे, लेकिन मैं फिर भी, ओहो ये क्या होगा, अब समझ, ये देखिए, ये समझ आ रहा है, ये क्या था, पॉइंट ए टू पॉइंट बी, यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो है पॉइंट ए, और जो एंडिंग पॉइंट है वो क्या है, पॉइंट बी। समझ आ गया। अब ये पॉइंट था कि ये रोड था कैसा, मैं रोड के बारे में कुछ बातें बता दूं। रोड था वन वे, रोड कैसा था, वन वे, यानी कि बीच में कोई सेपरेटर नहीं है और दोनों तरफ से ट्रैफिक जो है वो आ रही है। पहली बात, रोड कैसा था, रोड कैसा था, वन वे रोड था, यानी कि दोनों ट्रैफिक, दोनों तरफ से ट्रैफिक का फ्लो जो है वो चल रहा है। उसके अलावा हेविली बिल्टअप, यानी कि बहुत ज्यादा बिल्टअप एरिया था। हेविली बिल्टअप यानी कि बहुत ज्यादा बिल्टअप एरिया था, काफी ज्यादा उसके अंदर छोटी दुकानें, स्कूल, घर वगैरह जो थे वो लोगों के बने हुए थे। इसके अलावा क्या था, ब्लाइंड बेंड्स। ये अब आप कहते होंगे ब्लाइंड बेंड्स क्या होते हैं, एकदम से मोड़ आ जाना। जो दस्तगीर के बच्चे हैं उनको तो ये बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, जब आप जावेद न्यारी की तरफ से आ रहे होते हैं स्टडी वाले रोड पे, तो एक एचपी मलिक स्कूल के बाद जो एक पूरा कट सा आता है, सही। अगर कोई एक न्यू ड्राइवर है जो इस एरिया में पहले कभी नहीं आया और वो तेज गाड़ी चलाता हुआ आ रहा है, तो वो एकदम से मोड़ है ना, एकदम से मोड़ है, तो वो किसी भी ट्रैफिक में जो है, या किसी भी गाड़ी में, या किसी इंसान को उड़ा सकता है, या किसी गाड़ी में जो है वो एक्सीडेंट हो सकता है। क्यों, क्योंकि उसको नहीं पता। ये होते हैं ब्लाइंड बेंड, यानी कि एकदम से जो मोड़ आ जाते हैं। उसके अलावा हैवी ट्रैफिक, ये सब कुछ कहाँ था, उस रोड पे। ये था रोड का स्ट्रक्चर, और ये थी रोड की कहानियां। सही है भाई। अब होता क्या है, वैसे तो केंटप को ये सारी चीजें पता थी, लेकिन फिर भी क्योंकि उसने अपने दोस्त को हराना था, अपने दोस्त को बताना था कि वो कुछ भी कर सकती, तो उसने एक्सेप्ट करा। तो मिसेज केंटप उस कॉकटेल पार्टी से उसी वक्त निकली, नशे की हालत में। सही है। सही है भाई। वो उसकी बात मान जाती है, कहती है ओके ठीक है, और मैं अभी इसी वक्त निकलती है। उसी वक्त कहती है कि मैं अभी निकलती हूँ और ये बस होगा। होता यही है जो आप सोच रहे हैं, होता वही है जो आप सोच रहे हैं कि वो चलते चलते जो है वो बड़ी कोशिश करती तेज भगाने की एक जगह। अब मैं आपको समझाऊं, यानी कि आप अब बिल्कुल अपनी सीधी पोजीशन में देखें, तो ये एक स्ट्रेट रोड है, सही है। अगर आप बिल्कुल अपने स्ट्रेट में देख रहे हैं तो समझ लें आप इससे जो कैंटम है और आपकी वो कार है, तो वो बिल्कुल स्ट्रेट है। दूसरा वाला ऑपोजिट रोड है, यानी कि अगर यहाँ से ट्रैफिक सीधा जा रहा है तो वहां से ट्रैफिक पीछे की डायरेक्शन में आ रहा है, सही है। अगर इस तरीके का सिनेरियो है, तो वैसे तो कैंटम की कार के आगे क्या है, एक दूसरी बस है। इससे तो केंटम की कार के आगे क्या है, बस है। अब अगर उन्होंने आगे निकलना है तो बस को उड़ा तो सकती नहीं है, तो वो क्या करेंगी, दूसरे ट्रैक में डालकर ओवरटेक करेंगी, दूसरे ट्रैक में गाड़ी निकल जाएंगी, ओवरटेक करेंगी, और वहां से इस बस को ओवरटेक करके इधर आएंगी। कुछ ऐसे ही करेंगी। बहुत सारे बच्चे मेरी बात समझ गए होंगे मैंने क्या कहना चाह रहा। तो ये यही काम करती है, जैसे ही ये दूसरे ट्रैक में डालती है गाड़ी, जैसे ही अपनी टर्न करती है राइट पे दूसरे ट्रैक में डालने के लिए, तो दूसरे ट्रैक में गाड़ी डालते साथ सामने से क्या आ रही है, एक बहुत बड़ी मोटर लॉरी।
क्या आ रहा है, बहुत बड़ा एक मोटर लॉरी जो है वो सामने से आ रही है। अब बच्चे कह रहे होंगे कि ये मोटर लॉरी क्या होती है, तो एक बड़ा कंटेनर या एक ट्रक इस तरीके का जो बड़े 24-36 व्हीलर जो होते हैं वो मोटर लॉरी होते हैं। मोटर लॉरी आ रही है। अब इनके पास दो ऑप्शन है, एक ये, या तो अपनी गाड़ी जो है उस मोटर लॉरी के अंदर मारे और मौके पर ही अपनी जान दे दें। पहला ऑप्शन क्या है, उस लॉरी के साथ अपनी कार जो है वो हिट करें और अपनी जान दे दें। सही है भाई, दो ऑप्शन हैं। पहला ऑप्शन क्या है, दूसरा भी बताता हूं। पहला ऑप्शन क्या था, ऑप्शन दैट शी hit the motor lorry and at the spot। पहला ऑप्शन ये था। सेकंड ऑप्शन क्या था, that she could swerve on the pavement and crush the two innocent pedestrians। सही है, पहला ऑप्शन क्या था, पहला ऑप्शन क्या था कि वो गाड़ी चढ़ाएं, सामने जो लॉरी आ रही है उस लॉरी से अपनी कार हिट करें और मौके भी अपनी जान दे दे, चलने पे डन हो जाएगा काम। लेकिन दूसरा ऑप्शन भी था कि उसी के राइट पे क्या है, फुटपाथ है, छोटा फुटपाथ है, पेवमेंट कहते हैं फुटपाथ को, उसके ऊपर अपनी गाड़ी चढ़ा दें और दो लोग हैं फुटपाथ पे जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, जिनको नहीं पता पीछे क्या हो रहा है, उनको ही अपनी गाड़ी के नीचे कुचल दें। सही है भाई, वो दो पेडेस्ट्रियंस जो थे वो कौन थे, मदर एंड हर डॉटर। वो दो पेडेस्ट्रियंस जो थे वो कौन थे, मदर एंड हर डॉटर, यानी कि माँ और उसकी बेटी। अब आप समझ गए होंगे कि ये कौन है, यानी कि वो जो ही बताया है शुरू में, उस ही की वाइफ एंड उस ही की डॉटर, नाम किसी का नहीं बताया, उस ही की वाइफ एंड उस ही की डॉटर। इन्होंने यही करा, इन्होंने यही करा क्योंकि अपनी जान तो सबको प्यारी थी, तो इन्होंने अपनी भी जान बचा ली। इन्होंने कहा मैं बच जाऊं, दूसरे मर जाए। सही है, शी mounted her car on the pavement and crushed the two pedestrians। pedestrian कहते हैं पैदल चलने वाले। उसने अपनी जान जो है वो इस तरीके से उन दोनों की जान जो है वो मौके पर ही ले ली। दोनों लोग, वो माँ और बेटी उसी वक्त जो थे वो मारे गए, वो माँ और बेटी जो थे वो उसी वक्त मारे गए। याद रखिएगा, ये फैमिली जो थी वो कोरियन फैमिली थी, जो जो ये लड़की बच्ची है और उसकी माँ और वो ही, ये कोरियन फैमिली है जो कि स्टैनफोर्ड में रहते हैं। इतनी सी बात आपके सामने अभी पता है, इससे ज्यादा नहीं पता आपको। शी माउंटेड हर कार एंड क्रश्ड, उन्होंने ये जो है वो कर दिया। सही है भाई, और क्या हो गया, एक्सीडेंट हो गया एंड शी वाज अरेस्टेड, अरेस्ट कर लिया गया, शी वाज अरेस्टेड। लेकिन अब आगे क्या होगा, जैसा कि आप भी जानते हैं कि पैसे वाले लोग पूरी दुनिया में बच जाते हैं, अब वो चाहे वो पाकिस्तान हो या वो कोई और जगह हो, पैसे वाले लोगों की थोड़ी ज्यादा सुन ली जाती है और उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है क्योंकि उनके पास पैसा है। कुछ ऐसा ही गेम उधर भी हुआ। सही है, तो उसका लॉयर आया, मिसेस ओकेंटब्स lawyer came and told her what to do। वो उसका लॉयर आया और उसने बताया कि भाई अब हमें क्या करना है। अब उसने उसको समझाया, पहले उसकी पूरी कहानी सुनी, वहां तक, वहां पे पुलिस आपको उस टाइम तक इंटेरोगेट नहीं करती जब तक आपका वकील आपसे बात ना पहले कर ले। सही है भाई, ये असूल है बाहर के मुल्कों में। तो वकील ने आके उसको पूरी गेम समझा दी। अब मैं आपको समझाऊं कि गेम क्या है। कहता है दो किस्म की चीजें होती हैं, एक होता है मर्डर। मर्डर क्या होता है, इंटेंशनल किलिंग। मर्डर क्या होता है, इंटेंशनली किसी की जान लेना। मर्डर क्या होता है, इंटेंशनल किलिंग, यानी कि जानबूझ के किसी की जान लेना, दैट इज मर्डर। सही है भाई, मर्डर इज व्हाट, इंटेंशनल
किलिंग यानी कि किसी की जान बूझ के जान लेना। दूसरा उसने बताया कि दूसरा क्या होता है, मैन स्लॉटर। दूसरा क्या होता है, मैन स्लॉटर होता है। मैन स्लॉटर कहते हैं अनइंटेंशनल किलिंग, यानी कि एक एक्सीडेंट अगर आपसे हो जाए तो वो एक मैन स्लॉटर कहलाता है। यानी कि यू डोंट नो द कॉन्सिक्वेंसेस, यू डोंट नो एंड यू डोंट इवन इंटेंडेड टू डू, लेकिन स्टिल समहाउ वो चीज जो है वो हो गई, तो वो क्या कहलाएगी, मैन स्लॉटर। कहता है कि मैं कोर्ट में क्या प्रूफ करूंगा कि आपने उन दोनों को नहीं देखा था, एंड ये क्या था, एक मैन स्लॉटर। कहता है हमने ये कोर्ट में जब मैन स्लॉटर प्रूफ कर देंगे तो ऑब्वियसली आपको सजा नहीं होगी, सजा तो होगी क्योंकि एक एक्सीडेंट केस है, लेकिन वो सजा नहीं होगी जो एक मर्डर विक्टिम के साथ जो है वो होती है। सही है, यहां तक बात होगी डन। अब टाइम कैसे पता चलेगा कि कितना हो गया? अच्छा, वो आ जाएगा ना, नहीं अभी तक, अभी तक तो है। सही है, सही। अच्छा जी, तो एक हो गया इंटेंशनल, उसके लॉयर ने कोर्ट में प्रूफ करा कि ये क्या था, एक मैन स्लॉटर। उसके लॉयर ने ये बात कोर्ट में प्रूफ कर दी कि ये क्या था, एक मैन स्लॉटर था, और मैन स्लॉटर प्रूफ होने के बाद उसको सजा कितने की मिलती है, मिसेस Oquendorff was sentenced to for 18 months, 18 months in गाउल। अब ये गोल नहीं लिखा मैंने, दो चीजें लिखी हैं। पहले एमसीक्यू क्या बना, उनको सजा कितने टाइम की हुई, 18 महीने की, यानी कि 1 साल 6 महीने की सजा ओकेंटप को हुई। एक ये बात याद रखनी है, और कहाँ हुई, गाउल। अब आप कहेंगे गाउल क्या होता है? अब गाउल एक ऐसा वर्ड है, यानी कि आपने सुने होंगे कि ए क्लास प्रिजन होते हैं, या ए क्लास सेल्स होते हैं, या ए क्लास जेलें होती हैं। सही है, कुछ ऐसे टर्म शायद कभी जिंदगी में सुनिए, जहाँ पे पैसे वाले कैदियों को जो है वो रखा जाता है, या पैसे वाले लोग जो है वो अपनी लग्जरीज एंजॉय करते हैं ऐसे प्रिजन के अंदर। तो गाउल क्या था, अ सॉर्ट ऑफ अ कंफर्टेबल प्रिजन, जहाँ पे एक पैसे वाला शख्स जो है वो अपने वेल्थ को जो है वो एंजॉय कर सकता है, और कोई उसको रोकेगा टोकेगा कुछ भी नहीं। सही है भाई? यहां तक हो गई बात डन। अब जो औरत और बच्ची मर गई, जो औरत और बच्ची मरी, उनका जो फादर और हस्बैंड जो थे, वो जिनका नाम हमें नहीं पता है, वो कौन थे, ही। सही है भाई? उसके लिए तो ये न्यूज भी अच्छी नहीं थी, क्योंकि ही वॉज एक्सपेक्टिंग के उसको पनिशमेंट जो है वो मिलेगी, उसको सजा जो है वो मिलेगी, क्योंकि उसने मेरी बीवी और बेटी की जान ली है। लेकिन उसको तो ये न्यूज मिलती है, और वो बड़ा डिसहार्ट हो जाता है, मतलब उसकी बीवी मर गई, उसकी बेटी मर गई, तो उसके पास जीने का कोई पर्पस बचा नहीं है। तो उसने क्या कहा कि जिंदा तो अब मुझे रहना नहीं है, कुछ भी करके मैं जो वो मरना चाहता हूँ। He tried taking his own life, but कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस थे कि वो अपनी जान खुद ले नहीं पाया। तो अब आगे जो कहानी है वो ये देखने वाली है कि ही वेंट टू कोरिया। ही कहाँ चला गया, वापस कोरिया चला गया। ही कहाँ चला गया मेरे बच्चे, वापस कोरिया चला गया। वो कोरिया क्यों गया, उसकी एक वजह है। सही है, उसने क्या कहा कि जिंदा रहने का कोई पर्पस जो है वो बचा नहीं है। उसने कहा कि जिंदा रहने का कोई पर्पस बचा नहीं है, तो वो मैं कहाँ चला जाता हूँ, बैक टू कोरिया। ही जॉइंड आर्मी। सही है भाई? वहां पे वो जाके दोबारा जो है वो आर्मी ज्वाइन कर लेता है। उस टाइम दिखाया गया कोरिया की किसी से जंग वंग चल रही थी, एक इमेजिनरी वॉर है, एंड वो बैटल फील्ड पर, बैटलफील्ड पर इंजर्ड जो था वो पड़ा हुआ था, कि सारे सोल्जर्स को जो जख्मी है उनको आएंगे स्ट्रेचर के ऊपर, एम्बुलेंसेज जो है वो फर्स्ट एड कैंप तक जो है वो लेकर जाएंगे। और वहां पर लोकल्स जो थे, लोकल्स वर गिविंग फर्स्ट एड एंड वाटर टू द wounded सोल्जर्स। वहां के लोकल्स जो थे, वहां के लोकल्स जो थे, उन्होंने वो पानी वगैरह का मामला जो थे वो लोगों का कर रहे थे।
यानी कि पानी पिलाना, अगर किसी का खून ज्यादा निकल रहा है तो उसका खून बंद करना, इस तरीके से जो था वो हो रहा। सही है भाई। अब जब ये सारी बात हो रही थी तो अब जब ये सारी बात हो रही थी तो ये भी ही जो था ये भी उधर वुंडेड था। सही है। ही वॉज ऑन द फ्लोर वेटिंग फॉर एन एम्बुलेंस टू कम एंड टेक हिम अप। एम्बुलेंस का वेट कर रहा था कि वो आए उसको लेके जाए। when he when there was a little girl who was giving water to the soldier। एक छोटी सी बच्ची जो कि उधर पानी पिला रही थी। सही है। वो इसके पास आती है। दैट लिटिल गर्ल दैट लिटिल गर्ल दैट लिटिल गर्ल sees him and smiled। सही है। वो उसको देखती है, मुस्कुरा कर जो है वो उसको देखती है और स्माइल करती है, और उसके बाद ये बेहोश हो जाता है। सही है भाई। ये बेहोश हो जाता है और इसको होश कहाँ आता है फिर? ये बेहोश हो जाता है और इसको होश कहाँ आता है फिर? हॉस्पिटल के अंदर। हॉस्पिटल के अंदर जब इसको होश आता है तो वहां पे इसको मिलता है एक मकसद। कहता है अगर आज मेरी बेटी जिंदा होती, अगर आज मेरी बेटी जिंदा होती तो वो भी कुछ इसी तरीके से देखती, खेलती, भागती और सब कुछ ऐसा ही होता। लेकिन उस औरत ने मेरी बेटी की जान जो है वो ले ली, मेरी बीवी की जान ले ली, और वो औरत अभी कुछ टाइम में फ्री हो जाएगी। मैं इधर मरने के लिए आ गया हूँ, तो मैं क्या बेवकूफ़ी जो है वो कर रहा हूँ। तो वहां से ये अपना गोल बनाता है कि मैं उस औरत को नहीं छोड़ूंगा। अपना गोल क्या बनाता है कि मैं उस औरत को नहीं छोड़ूंगा और मैं जाऊंगा और उस औरत की जान लूंगा कुछ भी करके। वहां से इसने अपना पर्पस सेट करा और वहां से ही अपना रिवेंज जो है वो लेने आएगा। यहीं से आगे जो है वो हम स्टार्ट करेंगे कब? सैटरडे वाली क्लास में। सही है भाई। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज, ख्याल रखिएगा अपना, बाय।